तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। भैया इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, जो कि क्या होता है भैया, हमारा कंपोनेंट होता है किसका, ISA का, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का। ठीक है भैया, तो भैया सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। ठीक है भैया, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बिल्कुल आपके उस पोस्ट कार्ड की तरह होता है, या फिर आप जब कुरियर करते हो, मान लो एक पार्सल लिया भैया आपने, उस पार्सल को आपने क्या किया भैया, उस पार्सल को आपने कुरियर कर दिया। क्या कर दिया भैया, कुरियर कर दिया। तो आप उस पर एक एड्रेस लिखते हो। क्या लिखते हो भैया, उस पर एक एड्रेस लिखते हो। वो एड्रेस क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इस एड्रेस को, सबसे पहली बात तो इस पार्सल को किसने भेजा है। ठीक है भैया, उसका क्या है भैया, वो कहां पर भेजा है। ठीक है भैया, किसने भेजा है, कहां पर भेजा है। और शायद कई बार आप जब फ्लिपकार्ट से पार्सल रिसीव करते हो तो वहां पर ये भी लिखा रहता है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है ये भी लिखा रहता है वहां पर। आप जरा ध्यान से देखना, आप कभी फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाया हो तो उसके ऊपर सब लिखा रहता है कि ये चीज कौन से मैन्युफैक्चरर से आई है। उसके बाद ये आपका एड्रेस बताएगी कि आपको इस पार्सल को डिलीवर कहां पर करना है, और इस पर्टिकुलर पार्सल के अंदर है क्या, ये भी उसके ऊपर लिखा रहता है। तो यही होता है भैया इंस्ट्रक्शन सेट हमारा। ठीक है भैया, इंस्ट्रक्शन सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे पास, मान लो यहां पर हमारा एक प्रोसेसर रखा हुआ है। क्या है भैया, ये मेरा प्रोसेसर है। यहां पर मेरी रखी हुई है मेमोरी। ठीक है भैया, ये है मेरी मेमोरी रखी हुई है। ठीक है भैया, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, .exe फाइल है। इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि यार एक काम करो, मेरे 2+3 को ऐड करवा दो। ठीक है भैया, 2+3 को ऐड करा दो। किससे बोला भैया, ये चीज बोली गई है भैया मेरे प्रोसेसर से बोली गई है। ठीक है भाई, प्रोसेसर ये चीज सुनेगा। ठीक है भैया, उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट एक एड्रेस सेट, एक सेट बेसिकली एक कुछ 0 1 का एक फॉर्मेट जो है वो मेमोरी के पास भेजेगा। और बेसिकली क्या करेगा, 2 और 3 मेमोरी में कहां पर रखा हुआ है ये चीज एक सेट बना के, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन बना के भेजेगा, एक सिग्नल बना के भेजेगा। उस सिग्नल के अंदर क्या होगा, उस सिग्नल के अंदर जो होगा उसी को हम बोला जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है भैया, उसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये दिखता कैसा है, हमको ये बताओ, ये चीज दिखती कैसी है। ये दिखती ऐसी है कि भैया मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से यहां पर बनाता हूं। मान लो ये मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, और उसके अंदर क्या है, मेरा 3 पोर्शन है। क्या है भैया, मेरे 3 पोर्शन है। एक बताता है मेरा भैया, एक बताता है मेरा ऑप कोड। ठीक है भैया, एक बताता है मेरा ऑपरेंड। ठीक है भैया, ऑपरेंड, या फिर इसको दूसरी भाषा में एड्रेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, एड्रेस बोला जाता है। और भैया ये होता है हमारा, ये होता है एड्रेसिंग मोड। क्या होता है भैया, ये एड्रेसिंग मोड। ये तीनों क्या क्या होते हैं हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। एक लेआउट होता है किसका, बिट्स का। एक होता है लेआउट। भैया बिट्स का लेआउट किसका मतलब क्या है, ये देखो जो एड्रेस होगा, एड्रेस भी 0 0 1 0 1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है भैया, ऑपकोड जो होगा, ऑपकोड की भी कुछ 0 1 की कोडिंग होगी, और एड्रेसिंग मोड की भी 0 1 की कोई कोडिंग होगी। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन भेजा जा रहा है वो भेजा किसके द्वारा जा रहा है, सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि 0 1 में लिखा हुआ है। और भेज किसको जा रहा है, और भेज किसको रहे हैं अपन, हमारे हार्डवेयर को, जो खुद भी, ठीक है, हमारे हार्डवेयर को जो खुद भी 0 1 ही समझता है। तो इसका मतलब ये जो होगा, हमारा जो लेआउट होगा वो 0 1 के अंदर लिखा होगा, मतलब बिट्स के अंदर लिखा होगा। ठीक है भैया, ये क्या कंटेन करेगा, एक मशीन इंस्ट्रक्शन कंटेन करेगा। कैसा इंस्ट्रक्शन भैया, जिस इंस्ट्रक्शन से हमको ये पता चलेगा कि क्या हमारा ऑपकोड है। ठीक है भैया, क्या हमारी डेटा की लोकेशन है, और वो लोकेशन को कहां से फेच करना है। भैया नहीं आया समझ में, बात यह है, कुल मिला के सिंपल सा मतलब यह है। तो भैया ये बेसिकली मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, क्योंकि बीच में कोई आ गया था, उसके बारे में आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। ठीक है भाई, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भैया ये एड्रेसिंग मोड ये कंटेन करता है कि हमारा जो डेटा है वो मेमोरी से कैसे आने वाला है। अब एड्रेसिंग मोड की डिटेल में डिस्कशन तो मैं अगली वीडियो में आपको कर दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लो ये मेरी मेमोरी है, इस मेमोरी में डेटा कहीं रखा होगा, इस मेमोरी में कहीं डेटा रखा होगा। तो डेटा हो सकता है डेटा मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली रखा हो, या फिर एड्रेस ऑफ एड्रेस पे रखा हो। मतलब भैया क्या हो, डेटा यहां पर हो, डेटा एक्चुअली में यहां पर हो, पर यहां पर क्या है, इस जगह का एड्रेस है।
क्या इतनी बात समझ में आई? यहां पर क्या है, इस जगह का एड्रेस है, हो सकता है इस जगह का एड्रेस हो सकता है रजिस्टर का एड्रेस हो। कुल मिला के ये मोड बताएगा कि मुझको डेटा कैसे लेके आना है। अब इसके 10 तरह के इसके 10 टाइप्स होते हैं, एड्रेसिंग मोड के 10 टाइप्स होते हैं, और वो 10 टाइप से मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको 10 के 10 रट जाएंगे, ठीक है ये मतलब समझ में आ जाएंगे, आपको रटना तो क्या है ही नहीं सर, ठीक है। एड्रेसिंग मोड का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि मुझे डेटा कैसे लेके आना है, क्या वहां पर डेटा डायरेक्टली होगा, या फिर मुझे एड्रेस का भी एड्रेस मिलेगा, या फिर भैया किसी एरे के फॉर्म में स्टोर होगा। ये कैसे कैसे होगा हम आपको बताएंगे। अभी अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि यहां पर ये पता चलेगा कि कैसे डेटा आने वाला है। तो बात करते हैं यहां पर ऑपकोड की। मैंने आपको एड्रेसिंग मोड के बारे में बता दिया। ऑपकोड में बेसिकली क्या हो सकता है मैं उस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं जिसको मेरे को परफॉर्म कराना है। जैसे मेरा प्लस ऑपरेशन हुआ, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लाई का हालांकि डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होगा, वहां पर उसकी एल्गोरिदम होगी जो कि मैंने आपको बताई दी है। मैंने नहीं बताई, हालांकि हो सकता है पाटिल सर ने आपको ये चीज बताई हो, ठीक है भैया, आदित्य पाटिल सर ने आपको बताई होगी कि यहां पर क्या होता है भैया, हमारा एल्गोरिदम यूज होता है किसका, हमारे मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन डायरेक्टली कौन सी चीज हो जाती है भैया, हो सकता है शिफ्ट डायरेक्टली यूज हो जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन ये चीज डायरेक्टली ऑपरेशन के अंदर यूज हो जाएंगी, किसके अंदर, ऑपकोड के अंदर। हो सकता है मैं अपने कंप्यूटर को कमांड देता हूं ओपन करने की, ठीक है भैया, कहीं ना कहीं से हो सकता है मैं ओपन करने की कमांड दूं, डबल क्लिक जैसे मैं किसी फाइल के ऊपर करता हूं तो वो चीज ओपन होने लगती है, ठीक है भाई। हो सकता है मैं ओपन का कमांड दूं, या फिर मैं डिलीट का कमांड दूं, या हो सकता है मैं इंसर्ट का कमांड दूं, या फिर मैं एग्जीक्यूट करने का कमांड दूं। कुल मिला के ये सारे जो कमांड्स हैं वो सारे मेरे ऑपकोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मेरे ऑपकोड। लेकिन ऑपकोड में होता यह है कि हमारा जो ऑपकोड है, ठीक है भैया, वो ऑपकोड डायरेक्टली लैंग्वेज के अंदर थोड़ा लिखा होगा। वहां पर मैं ऐसे ओपन थोड़ा ना लिख दूंगा, वहां पर मैं ओपन थोड़ा लिख दूंगा, वहां पर क्या लिखा होगा, वहां पर 0 1 की कोडिंग ही हुई होगी। इसका मतलब यह है कि मेरा कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, उसके लिए एक पर्टिकुलर 0 1 की कोडिंग होगी ही। कहां पर स्टोर होगी भैया, याद करो मैंने आपको कहीं पर कंट्रोल मेमोरी बताया था। हाँ भैया, वही कंट्रोल मेमोरी के अंदर इस 0 1 की कोडिंग का बेसिकली पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि अगर मैं ओपन करता हूं तो कौन सा 0 1 होगा, अगर मैं क्लोज करता हूं तो कौन सा 0 1 होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आ गई है। ऑपकोड के अंदर क्या होता है हमको समझ में आ गया है, और हमें एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है ये भी थोड़ा थोड़ा एकदम ओवरव्यू मिल चुका है। आप डिटेल में बताओगे तो भैया मजा ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया ऑपरेंड की। ऑपरेंड को बेसिकली दूसरी भाषा में एड्रेस बोला जाता है। ये वही एड्रेस है जहां से हमको डेटा खींच के लेके आना है। मतलब भैया समझ में नहीं आया, आपने हमको एड्रेसिंग मोड में बताया कि कहां से और कैसे डेटा आने वाला है, कौन से एड्रेस से आने वाला है, ये तो एड्रेसिंग मोड बताएगा। तो यहां पर ऑपरेंड ये क्यों बता रहा है? ऑपरेंड का सिंपल सा मतलब ये है, ये एड्रेस जो है बेसिकली, ये एड्रेस जो है वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां से हमको ये पता चलेगा कि हमको डायरेक्ट कहीं जाना है, या फिर डायरेक्ट डेटा उठाना है, या किसी और लोकेशन पे जाना है। ठीक है भाई, कुल मिला के हमारे जो डेटा का एड्रेस है ये ऑपरेंड हमको प्रोवाइड करने वाला है। क्या यही चीजें हैं जो हमको जरूरी पड़ेंगी अगर मैं बेसिकली आईएसए का जो मेरा पर्पस है, बेसिकली आईएसए का जो बेसिक पर्पस है वो क्या था, कंफ्यूजन को मिटाना। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? नहीं आई भैया समझ में? एक बार दोबारा सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले मिटाता हूं यहां से, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा हार्डवेयर था, ये मेरा हार्डवेयर था, इसको एक इंस्ट्रक्शन मिलने वाला था जो कि है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें कोई समस्या? भैया कोई समस्या नहीं। अब भैया मैं ये इसको इसको बता दूंगा, ये सॉफ्टवेयर ने बताया, ये मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया, ठीक है भैया, इसको हार्डवेयर ने समझा, लेकिन हार्डवेयर को कंफ्यूजन हो गया, उसको समझ में नहीं आया यार कि ये 0 1 क्या है, ये 0 1 क्या है, कुल मिला के कंफ्यूजन बन गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन हमारा आईएसए इसको कंट्रोल करता, अगर हमारा आईएसए इसको कंट्रोल करता तो वो क्या करता, वो ये बोल देता कि काम करो, शुरुआत के कुछ ब्लॉक्स जो हैं, शुरुआत के कुछ ब्लॉक्स हैं वो है एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ शुरू की जो 0 1 है, कुछ जो शुरू के 0 1 है, मतलब भैया हमारे एमएसबी के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के जो हमारे क्या है एड्रेसिंग मोड है, बेसिकली 0 1 है, वो एड्रेसिंग मोड बता रहे होंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद हमारे कुछ बीच के जो क्या होंगे, 0s and 1s होंगे, वो क्या बताएंगे भैया, वो बताएंगे हमारा ऑपकोड, ठीक है। और लास्ट के जो हमारे एलएसबी के, हमारे जो लास्ट के क्या होंगे, 0s और 1s होंगे, वो हमें एड्रेस बताएंगे, या फिर बोलो तो ऑपरेंड बताएंगे,
ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं ये भेजूंगा इसको तो क्या इसको कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं भैया, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्डवेयर को क्या करना था? हार्डवेयर को सबसे पहले हमारा डेटा चाहिए था, डेटा उसको यहां इस एड्रेस ऑपरेंड से पता चल जाएगा। उसको ऑपरेशन चाहिए था, उसको यहां से ऑपरेशन पता चल जाएगा। अब उस डेटा को कहां से लेके आना है, कैसे लेके आना है, वो हमारा एड्रेसिंग मोड बता देगा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? भैया कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते थे, तो हमने कुछ हद तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। कुछ हद तक क्यों भैया? क्योंकि हमने ये बताया ही नहीं कि एड्रेसिंग मोड कैसे आने वाला है। ठीक है भैया, हमने ये बताया ही नहीं कि हमारे ऑपरेंड के टाइप्स क्या क्या होंगे। देखो, ऑपरेंड के भी टाइप्स होते हैं यहाँ पर और एड्रेसिंग मोड के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो इस चीज को भी हम फर्दर एक एक करके एक एक धागे को खोलेंगे। उसके अंदर अभी इंतजार करना थोड़ा बहुत आप, लेकिन अभी आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के साथ काम करवाते हैं। ठीक है भैया, ये क्रूशियल एस्पेक्ट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। ये क्या करता है भैया, किसके लिए होता है भैया? इंस्ट्रक्शन सेट। बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो इसको डिफाइन करता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन को इनकोड और इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है भैया, कुल मिला के जो मैंने आपको बोला, ये इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा जिससे हमारे हार्डवेयर को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे डेटा को एनकोड करना है, कैसे चीजों को कैलकुलेट करना है या इंटरप्रेट करना है। ठीक है भाई, क्या इस चीज को आप समझ चुके हो? तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है भैया, इसको नोट कर लोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन सेट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम एक एक करके इन धागों को खोलते जाते हैं जो अभी तक हमने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसको अब आप नोट कर लोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया गया, बहुत बढ़िया। तो क्या ये चीज अब आप नोट कर सकते हो? क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया भैया। ऑप कोड क्या होता है भैया? हमारा ऑपरेशन का कोड होता है भैया। जैसे ओपन कोई ऑपरेशन होगा, उस ओपन ऑपरेशन की कुछ 0101 की कोडिंग होगी, कुछ होगी, हो सकता है यही हो सकता है ये ना हो। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हो सकता है सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो, लोड, स्टोर, ओपन, क्लोज, डिलीट, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। यहां पर उस ऑपरेशन का कोड होगा। ठीक है भाई, उसके बाद ऑपरेंड होगा। ऑपरेंड क्या है भैया? हमारी मेमोरी और रजिस्टर की लोकेशन के बारे में बताया जाएगा कि कहां पर डेटा उठा के लाना है, कहां से डेटा को उठाकर लाना है। ये हमारा क्या बताएगा भैया? ऑपरेंड बताएगा, जो बेसिकली होता है क्या? हमारा एड्रेस ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एड्रेस ही होता है। उसके बाद भैया एड्रेसिंग मोड की एक बिट होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि ऑपरेंड को एक्सेस कैसे करवाना है। मतलब जो एक्सेस होगा किसका भैया? हमारा ऑपरेंड जो एक्सेस होगा वो कैसे होगा? क्या वो डायरेक्ट होगा, क्या वो इनडायरेक्ट होगा, क्या वो इमीडिएट होगा? ये कौन सी चिड़िया लिखी हुई है भैया आपने, ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अगली वीडियो बताएंगे, थोड़ी देर में तो नहीं, अगली वीडियो बताएंगे जहां पर हम आपको एड्रेसिंग मोड की डिटेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नोट कर लोगे क्या? इसको भी नोट कर लोगे तो आपको ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लोगे तो आपको डेफिनेशन लिखने में और मजा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ ऑपरेंड की। भैया ऑपरेंड कहां पर बताया था भैया? मैंने आपको जो वो ब्लॉक बताया था, उस ब्लॉक में जो मेरा तीसरा ब्लॉक था, मतलब राइट मोस्ट वाला, जिसको हम LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो ब्लॉक था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक जो ब्लॉक होता है इसको ऑपरेंड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसको ऑपरेंड बोला जाता है। अब ये ऑपरेंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हम इस चीज को समझना शुरू करते हैं। चलो ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं। ठीक है भैया, आप समझते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। ठीक है भैया, टाइप्स ऑफ ऑपरेंड को समझते हैं। तो एक काम करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में समझते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड बन सके। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं 3 एड्रेस की। किसकी बात करते हैं भैया? सबसे पहले 3 एड्रेस की। तो 3 एड्रेस का सिंपल सा मतलब यह है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा, उसके अंदर पहला ब्लॉक काय का होगा? हमारा एड्रेसिंग मोड का। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत है भैया? उसके बाद अगला ब्लॉक होगा हमारा ऑप कोड का। क्या इसमें कोई दिक्कत है भैया? उसके बाद जो हमारा ऑपरेंड का ब्लॉक होगा, उसके 3 पार्टीशन होंगे। कितने होंगे भैया? इसके 3 पार्टीशन होंगे। एक होगा हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है भैया, एक होगा हमारा डेस्टिनेशन और बाकी के 2 होंगे हमारे सोर्स। ठीक है भैया, बाकी के 2 होंगे हमारे होंगे सोर्स। एक होगा S1 और एक होगा S2। इसको मैं बोल दूंगा D1, जो है मेरा डेस्टिनेशन है। भैया इसका एक एग्जांपल दो तो आपको मजा आ जाएगा कह के। भैया मान लो मैं एक RTL के अंदर कुछ लिखता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? R1 के अंदर R2 प्लस R3 करवा रहा हूं। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये है मेरा डेस्टिनेशन। ठीक है भैया, और ये दोनों है मेरे सोर्स।
ठीक है भैया, ये है होगा S1 और ये होगा S2। इसका मतलब ये है कि भैया S1 और S2 का डेटा जो है वो डेस्टिनेशन R1 के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब S1 की कोडिंग हमारी यहां पर होगी, S2 की कोडिंग हमारी यहां पर होगी और डेस्टिनेशन की कोडिंग हमारी यहां पर होगी। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ चुका है? हाँ भैया, हमको ये चीज एग्जाम्पल से भी समझ में आ चुकी है। तो 3 एड्रेसिंग मोड जो होता है वो हमारा बेसिकली 3 ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर देता है किसको? हमारे ऑपरेंड को। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी देर में वापस आते हैं। ठीक है भाई, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में अभी, ठीक है, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे जहां पर मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बताऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे के बारे में जो कि होगा हमारा टू एड्रेस। क्या होगा भैया? हमारा टू एड्रेस। ठीक है भैया, टू एड्रेस में आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हो। टू एड्रेस में क्या होगा भैया? हमारा जो हमारा बेसिकली एड्रेसिंग मोड होगा वो होगा यहां पर। ठीक है भैया, यहां पर हमारा होगा ऑपकोड और जो हमारा बेसिकली क्या होगा? हमारा ऑपरेंड वो 2 हिस्सों में बटा होगा। ठीक है भैया, एक होगा डेस्टिनेशन, ठीक है, और एक होगा सोर्स। क्या होगा? एक होगा डेस्टिनेशन और एक होगा हमारा सोर्स। यहां पर क्या होगा भैया? हमारा सोर्स जहां से डेटा आएगा और यहां पर क्या होगा? जहां पर डेटा जाएगा। इसका एक एग्जांपल सिंपल सा है, तो इसके अंदर एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल क्या बोलेगा? मैं क्या कर रहा हूं? मैं R1 के अंदर डेटा पहुंचा रहा हूं, R1 के साथ प्लस कर दूंगा अगर मैं R2 को। क्या कर दूंगा भैया? R1 के साथ प्लस कर दूंगा मैं R2 को। तो भैया यहां हो क्या रहा है? यहां पर मेरा जो R1 है वही एक सोर्स है और वही एक डेस्टिनेशन भी है। क्या इतनी बात समझ में आई? मेरा जो R1 जो है वही मेरा एक सोर्स भी है और R1 ही मेरा एक डेस्टिनेशन है। बस बात ये हो रही है कि मैं R1 के संग एक बार प्लस करवा देता हूं R2 को। तो यहां पर मेरे 2 सोर्स होने चाहिए थे, यहां पर मेरे 2 सोर्स होने चाहिए थे, लेकिन क्या हो गया भैया? मेरा जो R1 है वही सोर्स है और R1 भी मेरी डेस्टिनेशन है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? इस एग्जांपल को आप अच्छे से एक बार देख लो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया कौन सी चीज सोर्स है और कौन सी चीज डेस्टिनेशन है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो 2 एड्रेस वाला बात होती है, जो 2 एड्रेस की बात होती है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा एक डेस्टिनेशन होता है, एक सोर्स होता है। जो हमारा यूनिक वाला है वो हमारा सोर्स हो जाएगा और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन होगी और उसी के अंदर वैल्यू प्लस भी हो रही होगी या उसी वैल्यू के संग ऑपरेशन भी हो रहा होगा। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो अगली वाली के पास बढ़ते हैं हम, और इस चीज के ऊपर मैं अभी दोबारा आऊंगा। ये 2 मैंने आपको लिखवा दी, इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा। एक चीज और मुझे आपको बतानी है। ठीक है भैया, यहां पर मैं तीसरे की बात करता हूं। तीसरा क्या है मेरा? वन एड्रेस। क्या है मेरा भैया? वन एड्रेस की बात करूंगा मैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है भैया, मैं वन एड्रेस की बात करूंगा। ठीक है भैया, वन एड्रेस में आप बिल्कुल सही सोच पा रहे होंगे। यहां पर क्या होगा भैया? हमारा एड्रेसिंग मोड इधर आ जाएगा। ठीक है भैया, यहां पर मेरा ऑपकोड आ जाएगा और यहां पर मेरा क्या आएगा? यहां पर मेरा आ जाएगा सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही हो जाएगी। इसका बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम है भैया। ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है। इसके अंदर क्या करते हैं भैया? मैं जो मेरा एक्यूमुलेटर होगा उस एक्यूमुलेटर के अंदर मैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो प्लस करवा दूंगा 1 से। ठीक है भैया, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है इसका। इसके अंदर क्या है भैया? मेरा जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है वो दोनों एक ही हैं। क्या है भैया? दोनों एक ही हैं और ब्लॉक भी यहां पर एक ही यूज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ब्लॉक भी मेरा यहां पर एक ही यूज हो रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये एग्जांपल से आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये सोर्स है, सॉरी ये सोर्स नहीं, ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। यहां से डेटा यहां आ रहा है पर ये दोनों जो नाम है वो एक ही है। ठीक है भैया, इसलिए ब्लॉक भी एक ही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अब बात करते हैं चौथे की, जिसको बोलेंगे हम जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो होगा भैया हमारा क्या क्या आप ये चीज सोच पा रहे हो? नहीं भैया, हम नहीं सोच पा रहे। ठीक है, आपका जो एड्रेसिंग मोड होगा और ऑपकोड होगा और आपका जो ऑपरेंड वाला ब्लॉक है वो यहां पर होगा ही नहीं। यहां पर आपका ऑपरेंड वाला ब्लॉक होगा ही नहीं। तो भैया हम लोग यहां पर डेटा को कैसे फेच करवाएंगे और कैसे हम सोर्स और डेस्टिनेशन की डिकोडिंग यहां पर कर पाएंगे, ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा कि ये चीज कहां पर यूज होती है। ठीक है, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे मैं जीरो एड्रेस के अंदर हमारे डेटा को फेच कर सकता हूं या ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो एक काम करते हैं, ये चीज के ऊपर अभी आप नोट मत करना, मैं आपको नोट करवा दूंगा। अभी आप इस चीज को थोड़ा सा मान लो एक पेज छोड़ देना, बस एक पेज छोड़ देना। एक पेज के अंदर मैं आपको ये चीज करवा दूंगा और बस उसके बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। थोड़ा सा आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑपरेंड्स के टाइप बताए, जिसके अंदर 0 1 2 3 एड्रेसिंग ऑपरेंड के बारे में, मतलब बेसिकली 1 2 3 4 और 0। ठीक है, जिसके अंदर
जिसके अंदर मैंने आपको 0, 1, 2 और 3 एड्रेस के बारे में बताया। बेसिकली होता क्या है, ये जो आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम किसी के अंदर 0, किसी के अंदर 1, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3 और एड्रेसेस को यूज करते हैं, ये एक ही कंप्यूटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, एक बार दोबारा सुनना मेरी बात। मान लो मेरा एक कंप्यूटर है, उसके अंदर मैं यूज कर सकता हूं 0 एड्रेस, किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं यूज कर सकता हूं क्या 2 एड्रेस, किसी के अंदर 3, लेकिन ये तीनों की तीनों फंक्शनैलिटी, चारों की चारों फंक्शनैलिटी एक ही कंप्यूटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि भैया पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है, अगर इतनी अलग अलग चीजों को यूज करेगा तो भैया एक तो टाइम जो है बेसिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेसिकली स्पीड कम हो जाएगी या टाइम भी कम हो जाएगा। कुल मिला के स्पीड और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो वो टाइम और स्पीड की दिक्कत आएगी, इसलिए हम एक ही कंप्यूटर के अंदर चारों को यूज नहीं करते, इसके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। ये चीज डिपेंड करती है हमारे सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सीपीयू जो है, सीपीयू हमारा ब्रेन है। सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि सीपीयू जो है वो सोचता कैसे है, सीपीयू एज अ ब्रेन कैसे सोचता है, वो सोचने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। उन 3 तरीकों के हम बता, ठीक है, वो सोचने का तरीका अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम एड्रेसेस को डिसाइड करते हैं। सीपीयू के जो सोचने का तरीका होता है उसी तरीके से हम एड्रेस को डिसाइड करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में? एक बार और सुनो। क्या होता है भैया, जो एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस डिपेंड करते हैं सीपीयू के सोचने के तरीके पे। ठीक है, सीपीयू 3 एड्रेस की मदद से सोच सकता है, या सीपीयू 2 एड्रेस की मदद से सोच सकता है, या सीपीयू को किसी एड्रेस की जरूरत ही नहीं है सोचने के लिए। ठीक है भैया, सीपीयू सोच के ही तो सारा काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जब तक सोचेगी नहीं, जब तक कुछ कैलकुलेशन करेगी नहीं, ना तो आपका सिग्नल जाएगा और ना तो आपका डेटा जाएगा। कहते नहीं बात समझ में आई? तो भैया सीपीयू के सोचने के तरीके की मदद से हम लोगों ने सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर दिए। ठीक है, वो 3 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि क्या वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, वो कैसे और क्या काम करते हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन द सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बस आप यही समझना कि भैया होता क्या है, सीपीयू को कैसे प्रोसेसिंग करनी है इंस्ट्रक्शन की, कैसे कम्युनिकेशन करना है मेमोरी से, ये चीज डिसाइड करनी होती है सीपीयू को बनाते टाइम ही। जब सीपीयू को हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर ही हमको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि सीपीयू हमारा कैसे सोचने वाला है, क्योंकि सीपीयू एक ब्रेन है। सीपीयू कैसे सोचने वाला है ये चीज हमको बनाते टाइम ही डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, इसीलिए सीपीयू का सोचने का तरीका जो है वो इन्फ्लुएंस करता है या फिर प्रभावित करता है, किसको करता है भैया? इंस्ट्रक्शन सेट को, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, नंबर ऑफ ऑपरेंड को भी, और भैया जो टाइप है डेटा उसके अंदर स्टोर होने वाला है। भैया नहीं आया समझ में? देखो, सीपीयू के सोचने का तरीका ये डिसाइड करेगा कि भैया वो 3 एड्रेस की मदद से सोचेगा या फिर बिना एड्रेस की मदद से सोचेगा, या फिर भैया वो कैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज सीपीयू को ही करना है। अब सीपीयू के जो सोचने के तरीके होते हैं वो 3 तरीके से सीपीयू सोचता है, उसको हम अभी देखने वाले हैं। सीपीयू के जो सोचने के तरीके होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, इसको आप अभी नोट कर लेना। और जैसे ही आप अगले वो 3 तरीके देखोगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सीपीयू एक्चुअली में कैसे सोचता है और कैसे ये चीज इन्फ्लुएंस हो जाती है, किसके लिए भैया? एड्रेसिंग मोड के लिए, सॉरी ऑपरेंड्स के लिए और हमारे इंस्ट्रक्शन सेट के लिए, कैसे ये चीज प्रभावित करती है हमारे ऑपरेंड के टाइप को। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब देखते हैं भैया वो सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन और उन 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो सीपीयू के सोचने के तरीके हैं, वो टाइप हैं, उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भैया? सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एसएओ बोला जाता है। ठीक है भैया, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता यह है कि इसके अंदर हम सिर्फ एक ही रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है। ठीक है भैया, उस एक ही रजिस्टर की मदद से हम सारे के सारे ऑपरेशन करते हैं। भैया समझ में नहीं आया? होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, मान लो मैंने बोला कि a प्लस बी करो, मैंने बोला a प्लस बी करो और इसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करा दो। तो भैया अगर ये चीज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती तो इसको कैसे करती? सबसे पहले क्या करता भैया, वो एक्यूमुलेटर क्या करता, एक्यूमुलेटर अपने अंदर a के डेटा को लोड कराता। क्या यही होता भैया? एक्यूमुलेटर, ठीक है, इतना 3-4 बार सी लगा दिया, क्या नहीं? ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या करता? एक्यूमुलेटर अपने अंदर ए के डेटा को लोड कराता। ठीक है भैया, उसके बाद क्या करता भैया? उसके बाद एक्यूमुलेटर अपना एडिशन किसके साथ करवा लेता? बी के साथ करवा लेता। किसके साथ करवा लेता भैया? बी के साथ करवा लेता। तो होता क्या भैया? अल्टीमेटली हो यही रहा है कि ए का डेटा बी के साथ ऐड हो रहा है। क्या इतनी बात समझ आई? उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद होता यह है कि फाइनली जो इन दोनों का आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करा देगा।
क्या मुझे किसी एक एक्स्ट्रा रजिस्टर की जरूरत पड़ी क्या भैया? क्या मुझे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी भैया, सारा काम हमारा एक्यूमुलेटर ने अकेले ही एक हाथ से कर लिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसी को बोला जाता है भैया सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, इसके अंदर होता क्या है, हमारा जो एक ही रजिस्टर है जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं, वही सारे ज्यादातर ऑपरेशन के, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन को यही करता है अकेला। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसके अंदर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट सिंपल सा ये है कि भैया इसके अंदर क्या है, एक बार में एक ही ऑपरेंड जाएगा। और ये इंप्लिसिट एक्यूमुलेटर की बात करते हैं। इंप्लिसिट एक्यूमुलेटर का मतलब ये है कि वो उसके अंदर इनबिल्ट रहता है, हम अलग से कोई इंसर्ट नहीं करते। इंप्लिसिट का मतलब ये होता है इनबिल्ट। ठीक है भैया, इनबिल्ट एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं और ऑपरेंड जो है वो वन टाइम पे एक ही जाता है, एक बार के अंदर एक ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक्यूमुलेटर क्या करेगा, अपने अंदर ए के डेटा को लोड कराएगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर अपने अंदर के रखे हुए डेटा को बी के साथ ऐड करवाने वाला है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही जाएगा और ऑपरेंड भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज सिंपल सा है भैया कि इसका जो डिजाइन हो जाता है वो काफी सिंपल हो जाता है। सिंपल सी बात क्या है भैया, देखो अगर मैं मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज करूंगा, बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज करूंगा, तो बेसिकली हार्डवेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, हार्डवेयर अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको यूज करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए जिस बसेस का हम यूज करेंगे, जिस वायर्स का हम यूज करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद जो सीपीयू टास्क परफॉर्म करेगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। भैया इतने सारे वायर हैं, इतने सारे रजिस्टर हैं, कौन सा कब खाली है, कौन सा कब बिजी है, कौन सा अपने अंदर डेटा रख के बैठा है, कौन सा अपने अंदर गार्बेज वैल्यू को रख के बैठा है, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन सिंगल एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, एक ही डेटा है, सॉरी एक ही रजिस्टर है, एक ही रजिस्टर डेटा लेता है, उसको एडिशन करवाता है और अपने अंदर ही वैल्यू को स्टोर करा लेता है। इसलिए हमारा जो डिजाइन है वो काफी सिंपल और बिल्कुल सरल हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, अब इससे एक फायदा और क्या है, इससे फायदा यह है कि जो हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, हमारा जो रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन साइज, मतलब कुल मिला के बात ये थी कि अब ये वही बात हो गई, कौन सी बात हो गई भैया, जहां पर मैंने आपको वन एड्रेस वाली बात बताई थी। क्या बताई थी भैया, यहां पर वन एड्रेस वाली बात। भैया तीन एड्रेस में क्या होता था, तीन एड्रेस में होता यह था कि हमारा ऑपरेंड के ब्लॉक तीन बन जाते थे। इसके कारण क्या होता था, इसके अंदर हो सकता है मान लो वन एड्रेस वाला मेरा जो बिट है, मतलब बेसिकली पूरा इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट का है। ठीक है भैया, वन एड्रेस वाला जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट का है और थ्री एड्रेस वाला कितने का है भैया, थ्री एड्रेस वाला 64 बिट का है। इसका मतलब ये 64 बिट का इंस्ट्रक्शन बड़ा होगा, 16 बिट का छोटा होगा। अगर मैं 16 वाले बिट का इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा तो मेरी बात जो है वो काफी छोटी सी मेमोरी लेके समझ में आ जाएगी हार्डवेयर को, मतलब बहुत कम जगह लेगा। कौन सा, 16 वाला, 64 वाला ज्यादा जगह लेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसलिए भैया हम इसको ये भी यूज कर लेते हैं कि भैया काफी मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है भैया, कंफ्यूजन कम होगा, इंस्ट्रक्शन छोटा हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भैया रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन साइज। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? अब इसका एग्जाम डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल सा डिसएडवांटेज ये है कि जब भाई अकेला आदमी काम कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं घर बनवा रहा हूं और सिर्फ एक मजदूर को बोलूं कि काम करो ये दीवार बना दो, सिर्फ एक लेबर को बोला जाए कि एक दीवार बनाओ, तो भैया हो सकता है वो एक दिन ले ले, दो दिन ले ले, तीन दिन ले ले, मतलब 2-3 दिन में काम होगा। लेकिन अगर सेम दीवार के अंदर 4-5 लोग काम करेंगे तो हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर ही दीवार बनकर खड़ी हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया अगर ये चीज सिंगल हैंडेडली एक्यूमुलेटर अकेले करता है तो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो हाँ भैया, ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। तो बेसिकली सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा थोड़ा सा। क्या है, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये चीज जो है आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो आप लिख भी दोगे अच्छे से फिर। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया क्या? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले वाले की, जिसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसके फीचर क्या होते हैं भैया, इसके अंदर मैं बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर मैं प्रोग्राम काउंटर का यूज करूंगा, कहीं पर मेरा एक्यूमुलेटर भी आएगा, और भैया मेरे होते हैं ना जनरल पर्पस R1, R2, R3। ठीक है भैया, ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर का मैं बहुत सारा यूज करता हूं। ये तो मेरे हर कंप्यूटर में ही होते हैं। प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये सारे हर कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हर तरह के सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। लेकिन मेरे जनरल पर्पस रजिस्टर जहां पर बढ़ जाते हैं, मतलब वो R1, R2, R3, R4, R5 काफी सारे बन जाते हैं, तो तब मैं बोलूंगा भैया ये हो जाता है आर्किटेक्चर कौन सा, हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन।
क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? इसका सिंपल सा फीचर होगा कि हमारे जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं R1 R2 R3 वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया हमने एक्सप्लिसिटली, भैया एक्सप्लिसिटली का मतलब ये है कि बाहर से हम लोगों ने क्या किया, हमारे एक्सटर्नल रजिस्टर्स को ऐड कर लिया ताकि हम उसके अंदर ऑपरेंड्स और रिजल्ट को स्टोर करवा पाए। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हमने क्या किया बाहर से, मतलब अब देखो ये तो हमारे इनबिल्ट थे, ये हमारे पहले से थे। कौन सा? एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इम्प्लिसिट थे अगर मैं बोला जाऊं पिछली वाली डेफिनेशन की लैंग्वेज से, ये तो मेरे इम्प्लिसिट थे, पहले से कंप्यूटर के अंदर थे। लेकिन मैंने क्या किया, बाहर से R1 R2 R3 को अपने कंप्यूटर में लगवा लिया। बेसिकली बोल दिया कि मेरे को 2-3 रजिस्टर और दे दो, तो हो गया क्या, उससे ये हो गया कि भैया हमको ऑपरेंड और रिजल्ट रखने की जगह मिल गई और ज्यादा। ठीक है भाई, इसका सिंपल सा एडवांटेज क्या है भैया, ये फास्टर एग्जीक्यूशन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यों है, डेटा रखने के लिए काफी सारे जगह हो चुकी है। क्योंकि अभी क्या है, एक अकेला बंदा काम कर रहा था, अब इतने सारे मिलके काम कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इससे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्रामिंग की क्या बढ़ेगी भैया, एनी रजिस्टर कैन स्टोर एनी वैल्यू, कोई भी सा भी रजिस्टर कोई सी भी वैल्यू को रख सकता है। इसका मतलब ये होगा कि भैया अगर मेरे को कहीं पर एक इंटरमीडिएट रिजल्ट निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि भैया मेरा जो डिवाइड करने के बाद, देखो समझना, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जिसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक कर रहा हूं एवरेज निकालता हूं। तो एवरेज के अंदर क्या होता है, आप मान लो 3 नंबर का एवरेज निकालना चाहते हो, तो आप पहले 3 नंबर को ऐड करोगे, उसके बाद उनको 3 से डिवाइड करोगे। तो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ, आपको 3 नंबर के बाद ऐड करने के बाद उनको उस सम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो बीच में जो सम है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है भैया, इंटरमीडिएट रिजल्ट का ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या है, मान लो मैं A प्लस, ठीक है ठीक है भाई, मान लो मेरा A B और C मेरे 3 नंबर हुए। ठीक है भाई, मुझे इन तीनों नंबर्स का क्या चाहिए था, मुझे इन 3 नंबर का एवरेज चाहिए। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे A प्लस B प्लस C करना है और उसका जो रिजल्ट होगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो मेरा आंसर एवरेज आ जाएगा। ठीक है भैया, कहती बात समझ में आई? तो पहले स्टेप में क्या होगा भैया, मैं A प्लस B प्लस C करूंगा। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरे स्टेप में इसका जो सम आएगा उस सम को 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है भैया, तो इस सम को थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा, और अगर मेरे पास रजिस्टर ही नहीं होंगे तो मैं कहां पर स्टोर कराऊंगा चच्चा? ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई कि हम यहां पर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उनको भी स्टोर करा लेते हैं। इसलिए जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है वो ज्यादातर हमारे कंप्यूटर के अंदर मिल जाता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे रेगुलर जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो हमारा कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर जिसका ऊपर शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वहां पर जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा काम करती है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसका सिंपल सा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज है ना भैया, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसका साइज बढ़ जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 एड्रेस और 2 एड्रेस के बारे में बताया था, तो यहाँ पर जो 3 एड्रेस और 2 एड्रेस होते हैं ना, यहाँ पर मेरा कौन सा यूज होता है, मेरा यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है। यहाँ पर भी मेरा जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही यूज होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो क्या 3 एड्रेस और 2 एड्रेस के ऊपर आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि भैया इसके अंदर किस चीज का यूज होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर भी यूज होता है किसका, जनरल पर्पस रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? और भैया और क्या आप बता रहे थे भैया, जो 1 एड्रेस वाला था उसके अंदर क्या यूज होता था, यूज होता था सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भैया, सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बचता है जिसको बोला जाता है स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोला जाए स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है, अरे यहां तो अपन वीडियो के बाहर जाने लगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक चीज और बचेगी अभी। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि सबसे पहले बात करो स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अपने दिमाग से उसको निकाल दो। सबसे पहले मेरी बात सुनना, देखो ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना, होता क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल स्टैक को समझा रहा हूं मैं अभी, कुछ इसकी आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, अभी आपको स्टैक समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक बॉटल रखी हुई है। ठीक है भैया, मान लो मेरे पास एक बॉटल रखी हुई है और मेरे पास 3 बॉल्स हैं। क्या है मेरे पास? 3 बॉल्स हैं। एक है मेरी ब्लू कलर की बॉल, ठीक है भैया, एक है मेरी ब्लू कलर की बॉल, एक होगी मेरी शायद मान लो मैं ग्रीन कलर की बॉल ले लेता हूं, एक होगी मेरी ग्रीन कलर की बॉल, और भैया एक होगी मेरी व्हाइट कलर की बॉल ले लूं क्या, एक होगी मेरी व्हाइट कलर की बॉल। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, इन बॉल्स को एक एक करके इन बॉटल के अंदर डालूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मान लो मैंने व्हाइट कलर की बॉल डाल दी।
ठीक है भाई। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की बॉल डाल दी। उसके बाद मैंने यहां पर डाल दी कौन सी, ब्लू कलर वाली बॉल। कौन सी भैया, ब्लू कलर वाली बॉल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक एक करके इन बॉल्स को बाहर निकालूंगा, या फिर एक काम करता हूं, मैं इस बॉक्स को जैसे इस बॉटल को उल्टा कर दूंगा, जैसे इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें से बॉलें बाहर गिर जाएंगी। सबसे पहले कौन सी बॉल बाहर निकलेगी भैया? सबसे पहले वो बॉल बाहर निकलेगी जो सबसे लास्ट में अंदर गई होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? सबसे लास्ट में मेरी ब्लू बॉल अंदर गई थी, तो सबसे पहले जो बाहर आएगी वो ही ब्लू बॉल होगी, उसके बाद हमारी ग्रीन बॉल होगी, उसके बाद हमारी व्हाइट बॉल होगी। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसी को बोला जाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोला जाता है? लीफो। क्या बोला जाता है? लास्ट इन, आखिरी में जो अंदर आया वही पहले बाहर जाएगा। इसी तरह के फंक्शनैलिटी को, इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है स्टैक। इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है स्टैक। पर अब ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैसे काम करता है भैया, ये और समझ में आ जाएगा तो थोड़ा और मजा आएगा समझने के अंदर। ठीक है भाई, तो इस चीज को समझते हैं कि ये हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं चाहता हूं A+B करवाना। क्या चाहता हूं मैं? A+B करवाना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने सबसे पहले A को नहीं, देखो ये चीज क्या होती है, ये चीज पीछे से काउंट होती है, पीछे से काम करना चालू करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा B जो है वो एक स्टैक के अंदर चला जाएगा, तो मेरा यहां पर B आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद मेरा प्लस का साइन जो है, प्लस का साइन मेरा यहां पर चला जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद मेरा A का साइन यहां पर चला जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा भैया, इसके अंदर से एग्जीक्यूशन होना चालू होगा। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले जो मेरा वो होगा, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस स्टैक में से चीजों को निकाल निकाल के एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है भैया। सबसे पहले बाहर क्या आएगा, सबसे पहले A बाहर आएगा। ठीक है भैया। उसके बाद बाहर क्या आएगा, उसके बाद प्लस बाहर आएगा। उसके बाद बाहर क्या आएगा, B बाहर आएगा। जैसे ही एक्यूमुलेटर इसको देखेगा, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या यहां पर मुझे किसी भी तरह के रजिस्टर की जरूरत पड़ी? नहीं भैया, यहां पर मुझे किसी भी तरह के रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ भैया, तो इसी को बोला जाता है भैया स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारे जीरो एड्रेस वाले ऑपरेंड के टाइप के अंदर यूज होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया इसके अंदर क्या होता है भैया, हम एक इम्प्लिसिट स्टोर्ड स्टैक को यूज करते हैं, एक ऐसी स्टैक को यूज करते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से है। मतलब बेसिकली हमने एक जगह जहां पर स्टैक बना रखी है वहां पर हम इस चीज को यूज कर लेते हैं। ठीक है भैया। इसके अंदर ही हम ऑपरेंड्स को डालते हैं। ठीक है भैया। ये एक लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। ठीक है भैया। तो भैया इसके अंदर होता क्या भैया, ये ऑपरेट होता है सीधे सीधे टॉप ऑफ द स्टैक से। इसका मतलब क्या भैया, मैंने जब आपको बताया था कि भैया जो ए मतलब यहां पर नीचे B जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर A जाएगा, फिर जब इसको ऑपरेट करने लगेंगे तो ये जो ऑपरेट होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक से होता है। कहां से होगा भैया, A से शुरुआत होगी। क्या होने की भैया, ऑपरेट होने की स्टार्ट जो होगी वो A से होने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद बात करते हैं भैया इसके एडवांटेज की। इसका एडवांटेज सिंपल सा ये है कि भैया हमको किसी भी तरह के एक्सटर्नल रजिस्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। इसके अंदर हमें किसी भी एक्सटर्नल रजिस्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। तो भैया सिंपल सा मतलब ये है कि नो नीड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड एड्रेस। हमको ऑपरेंड के एड्रेस को स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती इसके अंदर। ठीक है भैया। इसलिए हम इसको जीरो एड्रेस वाले ऑपरेंड के अंदर यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है ना, हमको जो स्टैक है उसके लिमिटेड एक्सेस होते हैं। कई बार क्या होता है ना, स्टैक भर जाती है और हम इसको यूज नहीं कर पाते। स्टैक को बेसिकली जब स्टैक भर जाएगी, बेसिकली इसको स्टैक ओवरफ्लो बोला जाता है। स्टैक जैसी ओवरफ्लो हो जाएगी तो हम अब बेसिकली अपने डेटा को, ऑपरेंड को इसके अंदर डाल ही नहीं सकते। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। ये तो यही वही बोल रहा है कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हमको केयरफुली यूज करना पड़ता है। इसका मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि लिमिटेड एक्सेस ऑफ स्टैक ठीक है एलिमेंट्स होता है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ स्टैक एलिमेंट्स का मतलब यह है कि भैया हमको कुछ हद तक ही कुछ ही चीजों को हम स्टैक के अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात यह है कि क्या होता है ना, स्टैक बेसिकली एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर में काम करता है। अब ये चीज जो मैं बोलने वाला हूं थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आए। सिंपल सी बात यह है कि आप हर तरह के डेटा को स्टैक के अंदर नहीं डाल सकते। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हर तरह का डेटा जो है वो स्टैक के अंदर नहीं आ सकता। एग्जांपल भैया, हो सकता है आप एक इंटीजर टाइप के डेटा को डाल दो पर फ्लोटिंग पॉइंट वाले के लिए हमारा ये चीज काम ना करे।
ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हमारा जो बेसिकली डेटा है वो जरूरी नहीं है हर तरह का डेटा स्टैक के अंदर हम डाल पाए। और उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो कंडीशन होती है स्टैक की, बेसिकली मतलब ये है कि उसका खाली हो जाना पूरी तरह से या फिर भर जाना पूरी तरह से। इससे क्या होता है भैया, हमारा थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ेगा हमारा सारा काम। इसको आपको नोट कर लेना है। और इसके ऊपर नोट करने के बाद मैं आपको दोबारा से उसी जगह पे ले चलता हूं जहां पर मैंने आपको थ्री बेसिकली एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स बताए थे। ठीक है भाई, ठीक है, जहां पर मैंने ऑपरेंड्स के टाइप बताए थे आपको। चलो, नोट कर लिया आपने। ठीक है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद आपने जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन नोट नहीं किया होगा तो अभी कर लो। ठीक है भैया, नहीं किया होगा तो अभी कर लो। उसके बाद भैया मैं कहां पर ले चलता हूं आपको, यहां पर ले चलता हूं। यहां पर मैंने आपको बस ये बताना था कि ये जो जीरो एड्रेस वाला होता है, इस जीरो एड्रेस वाले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीरो एड्रेस वाले के अंदर हम यूज करते हैं स्टैक। थोड़ा अच्छे से लिखो भैया यार, आप तो थोड़ी सी गंदी हैंड राइटिंग लिख देते हो। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, यहां पर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। तो इसको नोट करो सबसे पहले। ठीक है भैया, उल्टा कर रहे हो क्या? एक काम करो, पहले इसको करो। ठीक है भैया, 3 एड्रेस के अंदर क्या करते हैं, हम जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। 2 एड्रेस के अंदर भी हम जनरल पर्पस को यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास रजिस्टर काफी सारे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हम 1 एड्रेस वाले के अंदर यूज करते हैं कौन सा भैया, सिंगल एक्यूमुलेटर वाला। और हमारा जो 0 एड्रेस है उसके अंदर यूज करते हैं हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये चीज हमको समझ में आ गई है। तो अब एक काम करते हैं, ये वक्त आ चुका है हमारे इस लेक्चर को खत्म करने का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं। इसके अंदर आपने पढ़ा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने ऑपरेंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसी के अंदर से एक टॉपिक निकल के आया, कौन सा भैया, जिसको बोलते हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो आगे का हिस्सा है ना, एमएसबी वाला, जिसे हम एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहां जाके कौन सा डेटा लेके आता है, ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।